ठीक है, तो चलो ये बताओ, अब तुमसे क्वेश्चन कभी कभी क्या पूछ सकता है कि इलेक्ट्रॉन को सेकेंड ऑर्बिट से फोर्थ ऑर्बिट भेजना है ना, तो जो एनर्जी पैकेट एब्जॉर्ब होगा उस एनर्जी पैकेट का वैल्यू बताओ। ऐसे क्वेश्चंस समझे क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूं मैं? आपको जितना मैंने लेक्चर में पढ़ाया है आपको इतना पता है कि लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट जाना है तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगा। किस फॉर्म में? पैकेट्स के फॉर्म में पढ़ाया ना। और हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट आना है तो एनर्जी एमिट होगा, वो भी किस फॉर्म में एमिट होगा? पैकेट्स के फॉर्म में, है ना। तो अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रिडबर्ग इक्वेशन। एक रिडबर्ग कांस्टेंट भी यहाँ पे आएगा, रिडबर्ग इक्वेशन भी क्या है इसमें ऑल अबाउट देखो, क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाता है इससे, है ना। अभी जो मैंने हाइड्रोजन का सर्कल डायग्राम बनाया था उसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि मान लो ये न्यूक्लियस है और ये फर्स्ट ऑर्बिट है। एक्चुअली ये सर्कल में था, इसको लाइन में दिखा दिया, चलेगा। फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकंड ऑर्बिट है ना, ये थर्ड ऑर्बिट है, फोर्थ। गैप थोड़ा कम कर रहा हूं क्योंकि मैं अप टू स्केल बनाने का कोशिश कर रहा हूं अभी, ठीक है, समझना। ये 1 2 3 4 5 6 7 और यहां से एक इंफिनिटी दिखा सकते हो। पहले यही डायग्राम को मैं सर्कल बना दिया था सब, चलेगा। अभी लेवल वाइज दिखा सकते हैं क्या? बोलो, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखना। ये कितना है? माइनस रटा हुआ है ये भी, E2 माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, E3 माइनस 1.5, E4 0.85 ना, 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, E5 54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, E6 0.38 ना नेगेटिव में, और E7 रहने देते हैं, E इंफिनिटी 0। अच्छा E6 भी निकाल ही लिया है तो लिख देते हैं -0.27। ठीक है, इतना लिख दिया। अब मुझे ये बताओ, थोड़ा और कैलकुलेशन तुमसे करा देता हूँ कि ये वाला गैप कितना है। जस्ट हायर माइनस लोअर करके देखो, मैग्नीट्यूड माइनस करो, 13.6 माइनस 3.4 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वेरी गुड। ये वाली गैप करो, 3.4 1.51 देखो कितना आ रहा है, जल्दी बताओ। ये गैप का वैल्यू मॉडल में दिया, उतना टाइम नहीं है तुम्हारे पास, देख के बताओ, फटाफट बताओ। 1.8 है ना, 1.8 मिला? मॉडल से देख के बताओ। 1.89। ये कौन सा गैप है ये समझ में आ रहा है? E3 माइनस E2। और ये वाला गैप कौन सा है? E2 माइनस E1। बताओ ये कितना है गैप? 1.89। वेरी गुड, यस बता जल्दी से। नेक्स्ट बता, ये वाला गैप। यस 0.66। E4 माइनस E3 बता 66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये वाला गैप बता। यस 0.36। E5 माइनस E4 कितना? 0.31 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बस इतना काफी है एक बार। अच्छा ये बताओ, ये वाला गैप कितना? ये फर्स्ट गैप तो पता चल गया तुम्हें, कितना है फर्स्ट गैप? 10.2। सेकंड गैप मतलब फर्स्ट से थर्ड का गैप, ये और ये ऐड करना पड़ेगा। अरे ये 1.89 और 10.2 ऐड करना पड़ेगा। कितना लमसम बताओ, ये पूरा 1 से 3 का गैप। 12.09। ध्यान रखना ये E3 माइनस E1 है। E3 माइनस 1 से 3 जाना है तो इतना चाहिए एनर्जी। याद करो किसी दिन मैं 10 जूल 20 जूल 30 जूल 30 जूल लिख के बताया था, अभी एग्जैक्ट आ गया।
अगर 1 से 2 जाना है तो कितना एनर्जी चाहिए? 10.2 एग्जैक्टली। 1 से 3 जाना है तो 12.2 है ना। उसी तरह से यहाँ बता दो कितना होगा ये वाली एनर्जी E4 माइनस E1 कितना? ऐड करो ना, दिस प्लस दिस ऐड करो 12.75। वेरी गुड, इतना काफी होगा। अच्छा 1 से इंफिनिटी जाना है तो बच्चे 1 से इंफिनिटी जाना है कितना एनर्जी चाहिए? जल्दी बोलो। 1 से इंफिनिटी जाना है 13.6। इंफिनिटी का 0 है E इंफिनिटी माइनस E1 दैट इज आयोनाइजेशन एनर्जी एंड हाइड्रोजन के लिए 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। क्वेश्चन उल्टा भी है यहाँ पे, अगर 2 से 1 आया तो कितना एनर्जी रिलीज होगा? इतना रिलीज वर्ड हो गया तो माइनस मत लगाओ। अच्छा 3 से 1 आया तो 4 से 1 आया तो मेरी बात आ रही है समझ में? क्वेश्चन आपसे ये हाइड्रोजन के लिए ये सब गैप वगैरह भी याद रखना है। अब यहाँ पे जो उस दिन क्वांटाइजेशन कंसेप्ट समझाया था एक बार दोबारा समझा देता हूँ कि अगर ग्राउंड स्टेट पे इलेक्ट्रॉन है और इसको 0 से लेके 10.2 तक का एनर्जी पैकेट दोगे, क्या ये लेगा? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, उस दिन सिखाया था। अगर इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट पे है, ग्राउंड स्टेट पे इलेक्ट्रॉन है n इक्वल टू 1 पे है और इस तरह के इलेक्ट्रॉन को हम अलग अलग एनर्जी पैकेट दे रहे हैं, 0 to 10.2 का पैकेट दे रहे हैं, क्या वो लेगा? नहीं। याद करो। हाँ एग्जैक्ट 10.2 लेगा और 1 से कहाँ चला जाएगा? 2 पे। समझ में आया? अच्छा नेक्स्ट अगर मान लो मैं ग्राउंड स्टेट पे है, पहला पैकेट वो कौन सा लेगा ग्राउंड स्टेट पे रहते हुए? 10.2। फिर दूसरा पैकेट कौन सा ले सकता है ग्राउंड स्टेट पे रहते हुए? अगर उसे 10.2 मिला तो 1 से 2 चला जाएगा, लेकिन अगर उसको 12.09 मिला तो वो 1 से 3 पे चला जाएगा। अगर उसको 12.75 मिला तो 1 से 4 पे चला जाएगा। गुड टू गो? बोलो। एग्जैक्टली अगर 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलेगा तो क्या बोलेगा? नहीं। एग्जैक्टली 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डिफरेंस है क्या कहीं भी? नहीं। The packet which is absorbed or released must be equal to energy difference between the two given packets। याद आ रहा है? समझ में आ रहा है? जो भी पैकेट का एब्जॉर्प्शन एमिशन होगा उसकी वैल्यू किसी दो गिवन एनर्जी लेवल के एनर्जी डिफरेंस के बराबर होना ही चाहिए। उस दिन थ्योरी में समझाने पे ये बातें चल रहा था, अभी एग्जैक्ट वैल्यू के साथ चल रहा है। आज के बाद अगर तुमसे पूछे कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन 1 से 2 पे जाना चाहता है तो कौन सा एनर्जी पैकेट एब्जॉर्ब होगा? 10.2। ये डेटा रटना पड़ेगा। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन चाहता है 2 से 3 जाना, 2 से 3 जाना, तो कौन सा पैकेट एब्जॉर्ब होगा? 1.89। बात समझे? हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन चाहता है 1 से इंफिनिटी जाना, 13.6। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 10.2 दे तो 10.2 से कम दे तो क्या होगा? ग्राउंड स्टेट पे रहते हुए अगर ग्राउंड स्टेट पे इलेक्ट्रॉन है और 10.2 से कम दे तो क्या होगा? एब्जॉर्ब ही नहीं होगा। एग्जैक्ट 10.2 दे तो 2 पे चला जाएगा, 1 से 2 पे चला जाएगा। अच्छा ग्राउंड स्टेट में है उसको 10.5 देते हैं तो नहीं। 11 देंगे तो नहीं, एग्जैक्ट 12.09 देंगे, 1 से 3 पे चला जाएगा डायरेक्ट। अगेन ग्राउंड स्टेट पे रहते हुए एग्जैक्टली 12 दे रहे हैं, नहीं 12.5 दे रहे हैं, 12.7 दे रहे हैं, 12.75 दे रहे हैं। अच्छा ग्राउंड स्टेट पे रहते हुए 13.6 दे रहे हैं। समझ गए? ग्राउंड स्टेट पे रहते हुए हम उसको 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रहे हैं। ग्राउंड स्टेट पे है और हम उसको 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रहे हैं। बोलो क्वेश्चन क्या है, समझ में आया? अभी तुमने क्या देखा? ग्राउंड स्टेट पे रहते हुए 10.2, उसके बाद कौन ले सकता है ग्राउंड स्टेट? 12.09, 12.75 और एक 13.6। मैं उसको दे रहा हूँ 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वो जाएगा बाहर, लाइक इंफिनिटी के बाहर चला जाएगा और जितनी एनर्जी बच गई, लाइक से 13.6 निकाल ले 20 में से, तो जितना एनर्जी है उतनी एनर्जी और दूर चला जाएगा शायद। देखो जब तक उसको उसके फील्ड में रहना है, मेरी बात समझो, ये न्यूक्लियस है, यहाँ तक फील्ड है, यही इंपॉर्टेंट बात है।
जब तक उसको फील्ड के अंदर रहना है वो एग्जैक्टली वही पैकेट का लेन देन करेगा जो डिफरेंस के बराबर है। लेकिन फील्ड के बाहर तो कोई ऑर्बिट में रहना नहीं है उसको, ऑर्बिट तो है ही नहीं बाहर, और बाहर ऑर्बिट नहीं है तो अब कंटिन्यूअस हो जाएगा। कंटिन्यूअस हो जाएगा मतलब 13.6 से बड़ा कोई भी पैकेट ले लेगा। मेरी बात समझ रहे हो? जब तक तुम इस फ्लोर पे हो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं कि मान लो बगल वाले क्लास में नहीं जा सकते, उधर क्लास चल रहा है, कोई क्लास लॉक है उधर नहीं जा सकते। गेटिंग माय पॉइंट है ना? लेकिन इस फ्लोर के बाहर कोई रेगुलेशन है? कौन से शॉप में जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, कुछ है? सेम चीज है, जब तक इलेक्ट्रॉन को इसके अंदर रहना है एक पर्टिकुलर सेट ऑफ एनर्जी का लेन देन होगा। लेकिन जैसे इसके फील्ड से बाहर चला जाएगा कोई भी पर्टिकुलर एनर्जी, मतलब 13.6 से ज्यादा का कोई भी पैकेट ले लेगा। अगर तुम 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दोगे तो 13.6 यूज करेगा उसके फील्ड से बाहर निकलने के लिए। रिमेनिंग एनर्जी उसका काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगा। मतलब जो रिमेनिंग एनर्जी बचा है 20 माइनस 13.6 कर लो, है ना? जो भी रिमेनिंग एनर्जी बचा है वो उस इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में उसके पास पड़ा रहेगा। एंड दैट्स व्हाई द आइंस्टाइन इक्वेशन एनर्जी गेन इज इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्स। याद करो, टोटल 20 दिया, 13.6 कंज्यूम हो गया, रिमेनिंग किस में कन्वर्ट हो गया? इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी। तो फिर से रिपीट कर रहा हूं, द कंसेप्ट ऑफ क्वांटाइजेशन इज एप्लीकेबल इनसाइड द फील्ड। क्वांटाइजेशन कहने का मतलब फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी का लेन देन चल रहा है, कंटिन्यूअसली कोई भी एनर्जी पैकेट नहीं ले रहा है। इलेक्ट्रॉन इज गोइंग टू गेन एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ पैकेट एंड वन पैकेट एट ए टाइम। 4-5 पैकेट एट ए टाइम इलेक्ट्रॉन नहीं एब्जॉर्ब करेगा, नहीं एमिट करेगा। मेरी बात समझ रहे हो? जब तक उसको फील्ड में रहना है कोई भी पैकेट का लेन देन नहीं होगा। क्लियर हो रहा है? हाँ, 13.6 से बड़ा कोई भी पैकेट का लेन देन कर सकता है हाइड्रोजन एटम। हीलियम के लिए ये डायग्राम अलग बनेगा, याद करो। हीलियम के लिए यहाँ पे आया था -54.4, He+ के लिए भी निकाला था। तो पता है He+ का एनर्जी कोई पूछेगा ना तो 54.4 होगा, क्योंकि उसको 1 से इंफिनिटी ले जाने के लिए, और वहां पे ये सारे गैप अलग होंगे। He+ के लिए गैप अलग होगा, Li+ के लिए भी ये गैप अलग होगा। सबके लिए आयनाइजेशन एनर्जी -13.6 नहीं है, ऑल H लाइक एटम के लिए। बोर मॉडल के हिसाब से हाइड्रोजन के लिए आयनाइजेशन एनर्जी कितना है? बोर मॉडल के हिसाब से हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन को 1 से 2 पे ले जाना कितना एनर्जी चाहिए? 10.2। मेरी बात आ रही है समझ में? बोलो, गुड्डू को पक्का कनेक्ट हो रहा है चीजें? ये सारी बातें लिखो। अभी बहुत कुछ सीखे होगे उसमें, उसको थोड़ा वर्ड में भी लिखो। ठीक है, ये पॉइंट्स लिखा। Whenever electron is making transition between the field of the nucleus, the concept of quantization is applicable. जब तक वो इस फील्ड के अंदर ट्रांजिशन कर रहा है ना, चाहे एक्साइटेशन या डी एक्साइटेशन, concept of quantization is applicable. That is, all energy packet is not going to absorb or emitted, but from ground state to infinity 13.6 is needed and more than that can be absorbed. क्यों? क्योंकि उससे ज्यादा का पैकेट ग्राउंड स्टेट में रहते हुए 13.6 तो चाहिए ही चाहिए इंफिनिटी पे जाने के लिए, उससे ज्यादा का भी पैकेट वो ले सकता है। चलेगा? बोलो, बात समझ रहे हो? अब मैं रिडबर्ग इक्वेशन डिराइव कर रहा हूँ जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इधर देखिए, मान लो ये न्यूक्लियस है और यहां तक फील्ड है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ वही वाला पार्ट, है ना? मान लेते हैं यहाँ पे कोई 2 ऑर्बिट ले लेते हैं। हमें नहीं पता ये 2 ऑर्बिट कौन कौन से हैं, लेकिन इतना जरूर पता है कि ये N1 ऑर्बिट है और ये N2 ऑर्बिट है, सच दैट N2 ग्रेटर देन N1, ऐसा। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि यहाँ इलेक्ट्रॉन अगर है तो एक एनर्जी पैकेट वो लेगा तब वो यहाँ जा सकता है। गुड टू गो? अरे बोलो।
अगर इलेक्ट्रॉन 2 पे है तो यहां से यहां जब जाएगा तो एक एनर्जी पैकेट रिलीज करेगा। बोलो, यहाँ पे हायर से लोअर जब भी जाएगा तो एक एनर्जी पैकेट रिलीज करेगा, और अगर लोअर से हायर जब भी आएगा तो एक एनर्जी पैकेट। अच्छी बात है कि ट्रांजिशन जिन दो एनर्जी लेवल के बीच में हो रहा है, एब्जॉर्प्शन हो या एमिशन हो, वैल्यू ऑफ द पैकेट इज सेम। अरे यस नो, 1 से 2 अगर जाएगा तो हम बोलेंगे 10.2 एब्जॉर्ब होगा, और 2 से 1 आएगा तो हम क्या बोलेंगे, 10.2 का पैकेट। बोलो, 2 से 1 आएगा तो क्या इससे अलग पैकेट बोलेंगे एमिट होगा? अरे 1 से 2 जाएगा तो ये पैकेट एब्जॉर्ब होगा, और 2 से 1 आएगा तो सेम पैकेट, बस खाली क्या इमोशन बदल रहा है ना, कि कहीं एब्जॉर्प्शन है कहीं एमिशन है, वैल्यू ऑफ द पैकेट इज सेम। अरे यस नो, मेरी बात आ रही समझ में? ये हटा दे, ये डायग्राम याद करने वाला पार्ट है, कहाँ डिफरेंस क्या है नहीं है। अच्छा, ये डायग्राम में भी ये गैप क्यों मैं सबसे ज्यादा दिखाया हूँ, थोड़ा आइडिया लगा होगा तुम्हें? हाँ। देख रहे हो कितना ज्यादा गैप है, फिर गैप देख रहे हो कम हो रहा है, और कम हुआ और कम हुआ, इसीलिए मैंने धीरे धीरे स्पेसिंग कम करा है। मतलब ये इस तरह से बनाने का लॉजिक है कि पहला गैप सबसे ज्यादा हाइड्रोजन के लिए, सेकंड गैप काफी कम हो गया, थर्ड और कम है, फोर्थ और कम है, और यही रीजन है ये दोनों लाइन वैलिड है। पहला लाइन क्या, E1 सबसे कम है, फिर E2, फिर E3, ये तो हमने पहले भी लिखाया था, याद करो। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कीप्स ऑन इंक्रीजिंग एज द डिस्टेंस ऑफ ऑर्बिट इंक्रीजेस। एंड दूसरा ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, E2 माइनस E1 ये बहुत ज्यादा होगा किससे, E3 माइनस E2 से, ये बहुत ज्यादा होगा E4 माइनस E3 से, एंड सो ऑन। दिख रहा है, ये 10.2 है, ये 1.89 है, ये 0.66 है, ये दोनों पॉइंट भी काफी इंपॉर्टेंट है जो याद रखने वाली बात है। फर्स्ट गैप कितना ज्यादा था इसीलिए हमने ऐसे लिखा है, क्लियर हो रहा है? फर्स्ट गैप ज्यादा था इसीलिए हमने ऐसे लिखा है, समझ गए? बोलो, एक बार और देखेंगे, ठीक, आगे बढ़े। ये किसने किया? ये स्केलिंग समझ में है क्यों मैंने ऐसा लिखा है, ठीक है? अभी देखो, रेडवर्क इक्वेशन लिखाना था बट पहले कुछ और चीजें समझा दिया। अब देखो, जब भी आपको आ जाए एब्जॉर्प्शन या एमिशन, कुछ भी आ जाए, डेल E इक्वल टू हमेशा En2 माइनस En1 ही रखना है, चलेगा? हायर एनर्जी का ऑर्बिट माइनस लोअर एनर्जी का। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 2 से 4 जाएगा या 4 से 2 जाएगा, हमेशा 4 माइनस 2 ही लिखना है। मेरी बात समझ रहे हो? मैं बोल रहा हूँ व्हाट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 2 to 4, तो भी यहाँ 4 माइनस 2। What is the energy emitted when electron make transition from 4 to 2? तो भी यहाँ क्या लिखेंगे, 4 माइनस। जज्बात बदल गया है लेकिन एनर्जी गैप तो वही है ना। बोलो, इसके जगह पे कितना रखोगे, माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जेड स्क्वायर बाई N2 का स्क्वायर। इसके जगह पे रख दिया, En2 के जगह पे, En1 के जगह पे कितना, माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जेड स्क्वायर बाई N1 स्क्वायर। सॉल्व करके कितना हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस, ये पहले आ जाएगा, ये इधर जाएगा। हाँ। अगर सही से देखोगे तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कॉमन आ जाएगा, 1 बाई N1 स्क्वायर माइनस 1 बाई N2 स्क्वायर। हाँ। ये हो जाएगा डेल E, यही हो जाएगा पैकेट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड एज वेल एज रिलीज्ड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला से डायरेक्ट आप निकाल सकते हो कि एनर्जी नीडेड फ्रॉम गोइंग 2 to 4 2 to 5, कहीं से कहीं जा रहा है, कहीं से कहीं आ रहा है, हमेशा ये फॉर्मूला यूज करेंगे। मेरी बात आ रही समझ में? जैसे आपसे क्वेश्चन पूछता, कैलकुलेट एनर्जी ऑफ, है ना, पैकेट
absorbed when electron make a transition from 4 to 2 for He plus। मान लो ये सवाल है, दिया ना 4 से 2 जाना है, बताओ N1 क्या है, N2 क्या है इसमें? 4 से 2 में N1 क्या है और N2 क्या है? N1 2 है और N2 4 है। तो यहाँ पे रख देना है N1 की जगह पे, ये फॉर्मूला यूज करना है। सॉल्यूशन कैसे निकलेगा बताओ? कितना बोलते हैं? डेल E दैट इज एनर्जी ऑफ पैकेट एब्सॉर्ब्ड इज इक्वल टू क्या? माइनस 13.6 He प्लस है बच्चे, तो Z की जगह पे क्या? 2 का स्क्वायर 1 बाई 2 का स्क्वायर माइनस 1 बाई 4 का स्क्वायर। क्या क्या समझ में आया? बस यहाँ जैसा है कि 2 से फ्रॉम 4 to 2 उल्टा कर दिया ना, इसको ऐसे लिखना चाहिए ना, सॉरी 2 से एब्सॉर्ब हुई बोल रहा है ना यहाँ पे। एनर्जी ऑफ पैकेट एब्सॉर्ब व्हेन इलेक्ट्रॉन मेक ए ट्रांजिशन फ्रॉम 2 to 4। 4 से 2 में तो एब्सॉर्ब कहाँ होगा? एमिट होगा ना, तो लैंग्वेज ही गलत हो गया। खैर कोई नहीं, अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ये समझ में आया? ये सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। मेरी बात आ रही समझ में? कितना आएगा गेस कर सकते हो? 3/, सही बोल रही है वो, सॉल्व करके देखो शायद 10.2 ही आएगा। आप सॉल्व करके देखो ना, यहाँ कितना आ गया? 13.6 into 4 54.4 और इधर आ रहा है 1/4 माइनस 1/16। सॉल्व नहीं कर लोगे? मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ये फॉर्मूला कब लगाना है? चाहे आप लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट जाओ या हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट जाओ, यही फॉर्मूला लगाना है। क्वेश्चन ऐसे फिर से यहाँ पे हजारों क्वेश्चंस बन जाएंगे कि इलेक्ट्रॉन को 1 से 3 ले जाना है तो कितना एनर्जी चाहिए, या 7 से 5 आएगा तो कितना एनर्जी रिलीज होगा। नहीं लग रहा ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे कि H लाइक एटम के लिए इलेक्ट्रॉन को 1 से 3 ले जाना है, या 7 से 3 लाना है, 1 से इंफिनिटी ले जाना है। 1 से इंफिनिटी का आंसर हमको पता भी होता है, 13.6 होता है H के लिए। तो 1 से इंफिनिटी का मतलब इसको तुम 1 का स्क्वायर रखो, इसको इंफिनिटी का स्क्वायर रखो, तो 1/1 का स्क्वायर 1 हो गया, 1/इंफिनिटी 0 हो गया। सेम फॉर्मूला 1 से इंफिनिटी के लिए भी लगा सकते हो। मेरी बात आ रही? क्वेश्चन से सपोर्ट मिल रहा है? क्या बोल रहे हैं आपको? बस यहाँ पे जज्बात क्या रखना है कि 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का पैकेट एब्सॉर्ब होगा, तभी जाके इलेक्ट्रॉन 2 से 4 जाएगा। किसके लिए? He। जैसे हाइड्रोजन का याद करो, 1 से 2 जाने के लिए कितना चाहिए था? 10.2। जबकि हीलियम के लिए 2 से 4 जाने के लिए कितना चाहिए? मेरे बात समझे? हाइड्रोजन का तो भी डायग्राम बना के समझा दिया था ना मैंने कि 1 से 2 जाने के लिए कितना चाहिए? वही He प्लस के लिए 2 से 4 के लिए वही पैकेट चाहिए। मेरी बात आ रही है समझ में? So this is one of the equation to calculate directly what is the energy needed or required. What is the energy needed or released ऐसे बोल सकते हैं, absorbed as well as emitted। ये कहाँ लगा सकते हैं? कभी भी पूछे लोअर से हायर, कोई भी ट्रांजिशन में, रेड वाले ट्रांजिशन में या ग्रीन वाले ट्रांजिशन में, यही फॉर्मूला लगेगा। क्लियर है? बोलो, लिखो। एक लास्ट फॉर्मूला इसमें आ जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चन आना ही आना है। इस साल भी मैंने बोला इससे क्वेश्चन आया है, जो अभी मैं डिराइव करने वाला हूँ। ठीक है, और कुछ अलग नहीं है। जो भी एनर्जी होगा उसको प्लैंक्स फोटोन के फॉर्म में निकलेगा। तो जो एनर्जी है उस एनर्जी को हम hc/λ भी लिख सकते हैं। यहाँ बताओ ना, ये जो एनर्जी पैकेट निकला या एब्जॉर्ब हुआ, उस पैकेट का अपना कुछ ना कुछ क्या होगा? वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी होगा। जो पैकेट यहाँ पे एमिट हुआ, इसकी अपनी वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी होगी कि नहीं होगी? बोलो, अरे होगा या नहीं होगा? अगर एनर्जी ऑफ पैकेट EP है
फ्रीक्वेंसी न्यू है, वेवलेंथ लैम्डा है, तो क्या उस एनर्जी को हम वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में नहीं लिख सकते? क्या लिख सकते हैं। एनर्जी ऑफ पैकेट अब hc by लैम्डा भी लिखते हैं, एनर्जी ऑफ पैकेट h न्यू भी लिखते हैं। तो करना कुछ नहीं है, जो भी एनर्जी एब्जॉर्ब या एमिट हो रहा है इसके जगह पे क्या रख देंगे? hc by लैम्डा, फिर उसको उधर ले जाके सॉल्व करेंगे। ये हटा दो इधर, वेवलेंथ डायरेक्टली आ जाएगा। अभी जो तुम फॉर्मूला लगा रहे हो इससे डायरेक्ट क्या मिल रहा है तुम्हें? एनर्जी रिक्वायर्ड या नीडेड फॉर द गिवन ट्रांजिशन। लेकिन तुमसे ये नहीं पूछेगा, जैसे अभी जो क्वेश्चन का लैंग्वेज क्या था, व्हाट इज द एनर्जी नीडेड 2 to 4, यही था ना। क्वेश्चन ये नहीं देके तुमसे पूछता व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ एनर्जी पैकेट नीडेड फ्रॉम 2 to 4। वेवलेंथ पूछ देता डायरेक्टली, तुमसे एनर्जी नहीं पूछता। क्या पूछ देता? वेवलेंथ। तो पहले एनर्जी निकाल के फिर वो फॉर्मूला लगा के वेवलेंथ निकालो, या फिर डायरेक्टली हम इसके जगह पे क्या रख देंगे? hc by लैम्डा इज इक्वल टू कितना? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जेड स्क्वायर 1 by n1 स्क्वायर माइनस 1 by n2 स्क्वायर। यहाँ पे 1 by लैम्डा रहने दो और इधर डिवाइड कर दो। 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जेड स्क्वायर hc रख दें यहाँ पे, और इधर कितना? बोलो होगा? अब मैं बताऊं, ये पूरा जब सॉल्व करोगे 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, h का वैल्यू 6.626 into 10⁻34, c का वैल्यू 3 into 10⁸8 मीटर पर सेकेंड, सब SI में रख के सॉल्व करोगे तो 1 by लैम्डा इज इक्वल टू रिडबर्ग कांस्टेंट जेड स्क्वायर। एक नया कांस्टेंट मिल जाएगा बच्चे। अब वो कांस्टेंट रट लो तो काम हो जाएगा। आपके मॉड्यूल में भी दिया हुआ है रिडबर्ग कांस्टेंट का जो वैल्यू है 1.1 into 10⁷7 मीटर इनवर्स है। आपके मॉड्यूल में दिया हुआ रिडबर्ग इक्वेशन देखो वहां पे 9.12 नहीं, वो 1 by r का वैल्यू है। r का वैल्यू कितना दिया हुआ है देखो, रिडबर्ग कांस्टेंट 1096789 अप्रोक्सीमेटली ये रट लेना 1.1 into 10⁷7 मीटर इनवर्स। ठीक है, नहीं है तो बोर्ड पे लिखा है, लिखो। अगर आपको वेवलेंथ निकालना है बच्चे डायरेक्टली आप इस फॉर्मूला से, वेवलेंथ भी डायरेक्टली नहीं निकल रहा है, रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ निकल रहा है, दिख रहा है आपको? 1 by लैम्डा निकल रहा है यहाँ से। और एक शॉर्टकट ये याद रख लेना 1 by r 912 एंगस्ट्रॉम होता है, ये भी एक शॉर्टकट याद कर लेना, क्विक कैलकुलेशन में काम आएगा। ये जो r है ना 1.1 into 10⁷7 को रेसिप्रोकल करोगे तो 912 एंगस्ट्रॉम आएगा, ये भी एक शॉर्टकट याद कर लेना है। जैसे तुमसे क्वेश्चन पूछा कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ फोटोन रिक्वायर्ड, है ना, टू excite the electron of H atom from 2 to 4। अभी भी 2 से 4 ही बोला है, तो यहाँ पे देखो डायरेक्ट वेवलेंथ बोला है, पहले समझ लो फिर लिखना। क्या लिखना है? कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ फोटोन रिक्वायर्ड टू एक्साइट द इलेक्ट्रॉन। क्या पूछा तुमसे? एनर्जी पूछा क्या? क्या पूछा? वेवलेंथ। एनर्जी पूछा होता है 2 से 4 के लिए तो ये फॉर्मूला यूज करते हैं, लेकिन तुमसे पूछा है वेवलेंथ तो वेवलेंथ के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे 2 से 4 के लिए। कैसे सॉल्व करते हैं इसको? डायरेक्ट यूज रिडबर्ग इक्वेशन, यूज रिडबर्ग इक्वेशन, इसी का डेरिवेशन चल रहा था। 1 by लैम्डा इक्वल टू कितना बोलते हैं? H एटम है बच्चे, R रहने देते हैं, 1 का स्क्वायर कर दें क्योंकि H एटम लिखा है, Z का वैल्यू 1। कहां से कहां बोल रहा है जाने के लिए? तो 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर बोलो। अभी R के टर्म्स में आगे बढ़ते रहते हैं। कितना हो जाएगा? R into 1 by 4 1 by 16 होगा 3 by 16 क्या होगा? ये सॉल्व करके एलसीएम 16 ना, कॉमन फैक्टर जो भी है क्या होगा बताओ? 4 minus 1 कितना लिख दोगे? 3r by 16 1 by लैम्डा ना बच्चे, तो यहाँ से लैम्डा इक्वल टू कितना लिख दोगे? 16 by 3 into 1 by r।
हाँ रेसिप्रोकल लेंगे ना, 16 ऊपर जाएगा 3r नीचे आएगा। अभी शॉर्टकट से क्या सिखाया, 1/r किसके बराबर है? अभी शॉर्टकट सिखाया ना, कैलकुलेशन से बचा रहा हूँ तुम्हें, बोलो। तो कितना हो गया? 16/3 इंटू 912 एंगस्ट्रॉम। सॉल्व कर लो क्या आ जाएगा? 16 into 304 हाँ ठीक है, वो सॉल्व कर लेंगे फिर। समझ में क्या है, बोलो। तो दिस इज द वे, आप चाहो तो 101 तक क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो।